मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स ईजी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट जिसमें कि आपका 4 चैप्टर अभी तक हम लोग पढ़ लिए और लास्ट आपका चैप्टर कैपेसिटर हम लोग पढ़ रहे थे जो कि लगभग समाप्ति होने वाला है। 2 चीज़ उसमें हम लोग को करना बाकी रह गया है। एक आपका वेन डी ग्राफ जनरेटर है और दूसरा पोलराइजेशन ऑफ डाइइलेक्ट्रिक, यानी डाइइलेक्ट्रिक कैसे पोलराइज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो 2 टॉपिक आपका बच रहा है, 2 लेक्चर उसमें हम और डालेंगे। लेकिन आज का क्लास हम लोग शुरू करने वाले हैं विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट। तो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक आप लोग के लिए रहने वाला है। और इलेक्ट्रोस्टैट के शुरुआत में ही हमने कहा था कि इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, चार्ज एट रेस्ट यानी कि आवेश जो कि विरामावस्था में है। और जबकि धारा यानी कि क्या हो जाता है, तो विद्युत धारा में चार्ज इन मोशन यानी आवेश जो अब क्या हो गया, गति की अवस्था में हो गया। तो हम लोग बहुत अच्छे से विद्युत धारा का, इलेक्ट्रिक करंट का कंसेप्ट लेंगे। और जो बेस पीछे आपने तैयार किया है इलेक्ट्रोस्टैट का, जिसमें कि आपने कूलम्ब लॉ के विषय में पढ़ा, आवेश के विषय में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विषय में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के विषय में पढ़ा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के विषय में आपने समझा। तो वो सारा कंसेप्ट देखिएगा कि इस चैप्टर को सबसे इजी चैप्टर बना देगा, यानी कि आपके 12 क्लास का सबसे आसान चैप्टर हम विद्युत धारा को बनाने वाले हैं। तो जल्दी से हम लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले विद्युत धारा की परिभाषा हेडिंग आपको लिख दिए हैं, चैप्टर 5 विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा क्या हो गया, तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा, सिंबल आई भी लिखता है, कहते हैं। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो अगर इसको हमको मैथमेटिकल टर्म में लिखना है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि मान लीजिए कि माना t समय में, और मान लीजिए q आवेश प्रवाहित हो रहा है, q आवेश प्रवाहित होता है। बिल्कुल एक एक नियम पर सोचिए। तो इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित होगा, Q/T। और यही Q/T को क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट या विद्युत धारा कर रहे हैं। तो I बराबर क्या हो गया, Q/T। तो यही क्या है आपका, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो देख लीजिए कितना बेसिक डिफिनीशन है, बहुत सिंपल चीज़ है कि आवेश के प्रवाह की दर को हमने क्या कह दिया, विद्युत धारा कह दिया। और इसका इम्पोर्टेंस कितना है इस पे तो चर्चा करने की भी आवश्यकता नहीं है। आधुनिक युग का आपका सारा उपकरण जो है वह सारा इलेक्ट्रिक करंट पे आधारित है, विद्युत धारा से ही संचालित हो रहा। तो हम लोग इससे रिलेटेड बेसिक टर्म वगैरह की चर्चा अभी सबसे पहले करेंगे कि आखिर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो कैसे प्रवाहित हो रहा है, किन किन परिस्थितियों में प्रवाहित हो रहा है। जैसे कोई चालक की चर्चा किए थे कि चालक के अंदर आवेश प्रवाहित होता है, तो वहाँ पे हमने चर्चा किया था मुक्त इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो वह सब चर्चा पहले भी कर चुके हैं, अभी भी हम लोग करेंगे। तो जल्दी से यहाँ पे हम लोग करते हैं क्या कि पहले तो विद्युत धारा I बराबर आपका हो गया Q/T। और इसी को दूसरे तरह से अगर डिफाइन करना होगा तो आप लिख सकते हैं कि मान लीजिए कि डेल्टा T समय में और डेल्टा Q आवेश प्रवाहित होता हो।
कारण कि आपको अलग अलग बुक पढ़िएगा या अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सिंबल, हम कहें कि फिजिक्स आपका सिंबल का खेल है। तो मेन तो आवेश का प्रवाह का दर, अगर टी समय में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तो इकाई समय में क्यू बटा टी, यही आवेश का प्रवाह दर हो गया, जिसको कि विद्युत धारा करंट कहते हैं। अब इसी को दूसरा तरह से अगर कोई बुक लिख रहा है तो मान लीजिए कि डेल्टा टी समय में डेल्टा क्यू आवेश प्रवाहित होता है, तो इकाई समय में कितना आवेश प्रवाहित हो जाएगा, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। और इसको भी आप लोग क्या कहिएगा, तो एवरेज करंट कह लीजिएगा, ठीक है। तो आई एवरेज आपका क्या हो गया, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी। और इसी में अगर आप इंस्टेंटेनियस करंट निकालना चाहते हैं, क्या ले लिए, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, यानी कि यह समय अंतराल क्या है, बहुत सूक्ष्म कर दिए। और ठीक यही सिंबल बदल के हो गया डी क्यू बटा डी टी। तो आई बराबर आपको कहीं पे डी क्यू बटा डी टी भी मिल जाएगा। तो किसी भी फॉर्म में आपको मिले, क्यू बटा टी मिले, डेल्टा क्यू बटे डेल्टा टी मिले, या डी क्यू बटा डी टी मिले, या तो सिर्फ सिंबल है, सिंबल से हम लोग को बिल्कुल भी नहीं घबराना है। अब आगे की हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर किसी चालक के अंदर आवेश प्रवाहित हो रहा है, या कोई आपके पास फ्री चार्ज है वह प्रवाहित हो रहा है, या कोई आपके पास सॉल्यूशन है, जैसे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, बैटरी के अंदर होता है, या आप लोग जानते हैं कि पानी में अगर नमक का घोल तैयार कर देते हैं, NaCl का घोल तैयार कर देते हैं, तो वह भी अपने आप से होके विद्युत धारा प्रवाहित होने देता है। तो अलग अलग सिचुएशन में आवेश का प्रवाह कैसे हो रहा है, इस चीज़ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और आज का क्लास बिल्कुल आप पेन पेपर लेने की आवश्यकता नहीं है, केवल आपको समझना है। जब आप चीज़ों को अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो फिर नोट करने में कुछ वैसा नहीं है। असली आज आपको पूरा फोकस रहना चाहिए कि हमको समझ लेना है, जो भी पॉइंट हम बारीकी से बता रहे हैं, और एकदम सिंपल चीज़ है। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत आप लोग को नहीं है। अब कितना सिचुएशन हम लोग के पास रियल लाइफ में आ सकता है, किन किन सिचुएशन में आवेश को हम प्रवाहित करेंगे, थोड़ा सा देखते हैं। आप लोग वीडियो पूरा देखिए और थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखिए। तो यहाँ पे देख लो कि अगर आवेश प्रवाहित हो रहा है तो 3 केस हम लेते हैं अभी इस चैप्टर के लिए। एक, मान लो कि आपके पास कोई मुक्त आवेश है, मान लीजिए कि आपके पास कोई फ्री चार्ज Q है, मुक्त आवेश, यानी कि यह कोई कंडक्टर या किसी से बंधा हुआ नहीं है, या आपके पास बिल्कुल फ्री है, इसको क्या कहेंगे, फ्री चार्ज। एक दूसरा हम ले लेते हैं कि कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और तीसरा हम इस तरह से ले लेते हैं कि कोई इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन है, मान लीजिए कि NaCl का सॉल्यूशन है। तो NaCl क्या हो जाएगा, तो Na प्लस Cl माइनस, यानी कि यह क्या टू हो जाएगा, तो Na और Cl आयनों में विभक्त हो जाएगा। यह मेन हम 3 केस लेके चल रहे हैं कि पहला कोई फ्री चार्ज है, दूसरा कोई कंडक्टर के अंदर चार्ज है, और तीसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट के अंदर चार्ज है। तो विद्युत धारा चैप्टर पढ़ने का हम लोग का मुख्य उद्देश्य क्या है, आवेश का प्रवाह, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज को समझना कि आवेश आखिर कैसे प्रभावित हो रहा है और किन सारी टर्म उसमें हमको आएगा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की चर्चा करेंगे, अनुगमन वेग की चर्चा करेंगे। तो धीरे धीरे हम लोग आते हैं। सबसे पहले जो भी व्यूअर्स आपका चैनल पे नए जुड़ रहे हैं या पहली बार अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो
आप लोग को हम बता दें कि आप लोग के लिए चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैट आपका हो चुका है, चैप्टर 2 में गॉस लॉ हो चुका है, चैप्टर 3 में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो चुका है और चैप्टर 4 आपका कैपेसिटर भी हो चुका है। इसके अलावा आपका वेक्टर के लिए भी प्लेलिस्ट बना हुआ है और बेसिक मैथ का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो अभी आपको यह वीडियो देखने के बाद आप निश्चित रूप से उन सारे वीडियो को भी जाके देखिएगा, ताकि वहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। उन सारी चीज़ों का यूज़ हम यहाँ पे लेंगे। लेकिन अभी के लिए हम जो भी नया व्यूअर है, जो पहले से देख रहे हैं वह तो समझ ही रहे हैं, लेकिन जो नए भी देख रहे हैं तो थोड़ा सा हम उनके लिए रिवीजन कर देंगे कि किन सारे टर्म को हमको जानना ज़रूरी है आवेश के प्रभाव को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े थे कि अगर दो सजातीय आवेश है, मान लीजिए Q1 है, Q2 है, और दोनों अगर सेम नेचर का है, सजातीय है, तो क्या करता था, प्रतिकर्षित करता था। और विजातीय आवेश क्या करते थे, एक दूसरे को आकर्षित करते थे। तो आकर्षण या प्रतिकर्षण का मतलब क्या था कि वे एक दूसरे पे बल लगाते थे। और उस बल का मान कौन देता था, तो अगर दो आवेश Q1 Q2 था, बीच का दूरी r था, तो बल क्या हो जाता था, तो कूलम्ब लॉ से क्या मिल जाता था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r²। यानी कि दोनों के बीच लगने वाला बल क्या था, तो आवेश के गुणनफल का समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती था। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या लेते थे, 9 × 10⁹ लेते थे। तो यहाँ से हम लोग को पता चला कि दो आवेश है तो वह क्या कर रहा है, एक दूसरे पे बल लगा रहा है। लेकिन बल कैसे लगा रहा है, तो आप लोग पढ़िएगा कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट हमने सीखा था। कि मान लो कि कोई सोर्स चार्ज आपके पास Q है, कोई आपका स्रोत आवेश Q है, तो यह अपने आसपास के क्षेत्र में कुछ परिवर्तन ले आता है, कुछ चेंज लाता है, जिसको कि हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इसके क्षेत्र में कोई टेस्ट चार्ज यहाँ पे मान लीजिए आप Q0 रखते हैं, जो इससे r दूरी पे है, तो यह Q0 क्या करेगा, एक बल का अनुभव करेगा। तो वास्तव में यह Q आवेश के कारण जो यह Q0 बल का अनुभव कर रहा है, यह 2 स्टेप प्रोसेस है। पहला स्टेप में यह क्या कर रहा है, अपने चारों ओर कुछ चेंज ला रहा है, जिसको कि हमने कह दिया क्या, विद्युत क्षेत्र E। और वह विद्युत क्षेत्र इस आवेश Q0 पे बल लगा रहा। तो कूलम्ब लॉ से आप जानते हैं कि अगर इसके कारण इस पे बल F लग रहा है, तो F का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r²। ध्यान से समझ लीजिए, यानी इस आवेश Q के कारण कोई टेस्ट चार्ज Q0 पे लगने वाला बल क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे r²। यह हम लोग कूलम्ब लॉ से जानते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि Q0 आवेश पर कितना बल लग रहा है, F बल लग रहा है, इसीलिए इकाई आवेश पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F/Q0। और इसी F/Q0 को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E। ध्यान दीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या है, तो किसी स्रोत आवेश के क्षेत्र में इकाई आवेश पे लगने वाला बल। तो इकाई आवेश पे लगने वाला बल क्या हो गया, F/Q0। या यहीं से अगर आप चाहिएगा कि F बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, Q × E। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम किसी आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वह कितना बल अनुभव करेगा। तो अगर विद्युत क्षेत्र E है, आवेश का परिमाण Q0 है, तो कितना बल रहेगा,
क्यू नॉट इंटू ई। और हमेशा याद रखना है आपको कि धन आवेश है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल रहेगा, और अगर निगेटिव चार्ज है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट एकदम यहाँ पे क्लियर है। यहीं पे आप लोग को थोड़ा सा जान लेना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, अगर इसका ई का वैल्यू पहले यहाँ पे अगर आप निकालना चाहें तो ई बराबर क्या है, एफ बट्टे क्यू नॉट। एफ के जगह पे आप रख सकते हैं यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बट्टे आर स्क्वायर, और बट्टा में यह क्यू नॉट से क्यू नॉट कट गया। ई का वैल्यू कितना हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बट्टा आर स्क्वायर। तो अगर कोई आपके पास स्रोत आवेश Q है, उससे r दूरी पे विद्युत क्षेत्र E निकालते हैं, उसका वैल्यू क्या हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बट्टा आर स्क्वायर। और अगर कोई विद्युत क्षेत्र E है किसी रीजन में और उसमें कोई चार्ज Q नॉट को रख रहे हैं, तो उस पर लगने वाला बल क्या हो गया, F बराबर क्यू नॉट इंटू ई। और E का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इकाई आवेश पे लगने वाला बल। तो ये सारी चीज़ हम लोग पहले काफ़ी चर्चा किए हैं, अभी थोड़ा सा हम इसका रिवीजन भी कर लिए कि विद्युत क्षेत्र का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, यह सब लोग थोड़ा सा देख लीजिए जल्दी से। तो मान लो कि कोई चालक है आपके पास, ठीक है, और कोई चालक में आप कोई इस तरह से बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। कोई चालक है, कंडक्टर है, इसका लंबाई ले लीजिए L, और इसको कोई बैटरी है जिसका वोल्टेज V है, और इससे आपने कनेक्ट कर दिया। तो यह भी एक्चुअल में क्या करेगा, तो चालक का दोनों सिरा मान लीजिए A और B है, इन दोनों सिरों के बीच यह भी क्या करेगा, विभवांतर आरोपित करेगा। तो विभवांतर का मतलब क्या होता है कि इकाई धन आवेश को आप B से और A तक लाते हैं, यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यानी वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम B टू A। तो अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आप B से A तक लाते हैं तो कितना वर्क निकालना होगा, तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुने विस्थापन। तो जब भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस लगाते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, विद्युत क्षेत्र E पैदा होगा। और विद्युत क्षेत्र E अभी आपने देखा है कि विद्युत क्षेत्र E वास्तव में क्या है, तो इकाई आवेश पे लगने वाला बल है। तो अगर यहाँ पे कोई आप यूनिट चार्ज लेते हैं, इसके अंदर भी पोटेंशियल लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो इस इकाई आवेश पे लगने वाला बल क्या हो जाएगा, अभी बताया विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से E हो जाएगा, यानी कि इकाई आवेश पे बल लग रहा है E, और उसको कितना दूरी से विस्थापित किए, तो यहाँ से यहाँ, यानी कंडक्टर का लंबाई हम L लिए थे, तो विस्थापन आपका कितना हो गया, L हो गया। तो वर्क डन क्या हो गया, तो बल गुने विस्थापन, बिल्कुल बेसिक पढ़ ले रहे हैं। तो यह वर्क E इंटू L यही किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर हो जाएगा। यानी कि कोई L लंबाई का कंडक्टर पे आपने V विभवांतर आरोपित किया तो उसका वोल्टेज V बराबर क्या हो जाएगा, तो अगर इसके अंदर विद्युत क्षेत्र E है, कंडक्टर की लंबाई L है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, V बराबर E इंटू L। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, V बराबर E इंटू L। उसी तरह से अगर कोई कैपेसिटर का प्लेट था, इसके बीच विद्युत क्षेत्र अगर E था, बीच का दूरी अगर D था, तो V बराबर क्या लेते थे, ED। देखो इसलिए हम ये सारा चीज़ अलग कर रहे हैं कि ये सारा चीज़ आपका ऑब्जेक्टिव में भी बनता है और न्यूमेरिकल भी इससे बनेगा। तो कैपेसिटर प्लेट के लिए भी बराबर क्या होता था, ED होता था। जबकि कोई L लंबाई का चालक है, उस पर भी विभवांतर लगा रहे हैं, तो V बराबर क्या हो जाएगा, E इंटू चालक की लंबाई L।
तो बिल्कुल सिमिलर v बराबर ई टी की तरह ही v बराबर यहाँ पे क्या हो रहा है, e इंटू एल हो रहा है। तो इस पे भी काफ़ी चर्चा पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रिवीजन कर लिए। तो जब भी विभवांतर का मतलब क्या है कि दो बिंदु के बीच अगर विभवांतर भी है, मतलब इकाई धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, भी कार्य करना पड़ेगा। और कोई एल लंबाई का चालक है, उस पर भी वोल्टेज लगा रहे हैं, तो आपका इकाई आवेश को B से A तक लाने में किया गया कार्य क्या हो गया, तो इकाई आवेश पे विद्युत क्षेत्र है, मतलब बल E है, और विस्थापन क्या हो गया, L हो गया। कार्य कितना हो गया, E इंटू एल। और यही कार्य किसके बराबर होता है, विभवांतर V के बराबर होता है, यानी V बराबर क्या हो गया, E इंटू एल। तो ये सारी चीज़ का चर्चा हम लोग पहले काफ़ी कर चुके थे, थोड़ा रिवीजन भी करवा लिए ताकि आप यहाँ से आगे का काम देख सके। तो यहाँ तक सब लोग को क्लियर है। अब वापस हम लोग आ जाते हैं विद्युत धारा पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि हमने आपसे कहा कि 3 तरह का केस हम अभी देखेंगे। पहला मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, कोई मुक्त आवेश Q है, कोई फ्री चार्ज है Q है, ठीक है, या कोई आपका किसी चालक लैटिस किसी से जुड़ा हुआ नहीं है बिल्कुल, या स्वतंत्र है। अब इस मुक्त आवेश को, चूंकि आपका विद्युत धारा की परिभाषा क्या कह रहा है कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, तो यह आवेश प्रवाहित होगा कैसे, या चार्ज इन मोशन, मोशन में आवेश आएगा कैसे, जब इस पे कोई बाह्य बल लगेगा। तो बल लगाने का काम कौन करता है बता दीजिए, तो विद्युत क्षेत्र। यानी कि जैसे ही हम लोग इस पर क्या करेंगे, कोई ऐसा रीजन में रखेंगे जिस पे विद्युत क्षेत्र क्या है, E है, तो अगर यह धन आवेश है, विद्युत क्षेत्र इस पे किधर बल लगाएगा, तो धन आवेश पे क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा आपका QE। और अगर यही ऋण आवेश लगता तो क्या होता, मान लीजिए माइनस Q चार्ज है आपके पास, तो किधर लगता, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगता QE। अच्छा से क्लियर है। इसका कुछ द्रव्यमान भी आप मान सकते हैं कि माना कि इसका द्रव्यमान m है, आवेश Q है, तो यह प्रवाहित कैसे होगा, तो इस पे कोई बल लगाएगा, और आवेश पे बल लगाने का काम कौन करेगा, विद्युत क्षेत्र E करेगा। तो अगर E विद्युत क्षेत्र में कोई आवेश Q को रखे तो उस पे बल कितना लग गया, तो बल आपको मिल गया F बराबर QE। अब सबको पता होगा, 11 में पढ़े होंगे, F बराबर m में, यानी कि बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुने त्वरण। तो अगर हम इसका एक्सेलरेशन निकालना चाहें कि यह m द्रव्यमान का आवेश है Q और इस पे बल लग रहा है QE, तो इसका त्वरण एक कितना हो जाएगा, तो F बटा m। F के जगह पे क्या है आपका QE और बटा m। अच्छी तरह से देख लीजिए सब लोग। अब हो सकता है कि यहाँ पे m जो है, या जो मुक्त आवेश है जिसका आवेश Q ले रहे थे, हो सकता है कि यह Q के जगह पे कोई इलेक्ट्रॉन हो। अगर इलेक्ट्रॉन रहता तो उस पर आवेश क्या हो जाता, माइनस ही, यानी उस पर बल कितना लगता, तो विद्युत क्षेत्र अगर इस रीजन में है तो उसके विपरीत दिशा में कितना बल लगता, तो माइनस E इंटू E। तो बल उस पे लगता माइनस E। अगर इसका द्रव्यमान m है तो त्वरण कितना हो जाता, तो अगर केवल मैग्नीट्यूड त्वरण का लेना चाहेंगे तो क्या हो जाता, तो बल E और बटे इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m। यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन है, उसको E तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रख रहे थे, तो वह कितना त्वरण से त्वरित हो जाता, तो A बराबर E बटा m त्वरण से त्वरित हो जाता। त्वरण आप लोग पढ़े होंगे कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो अगर शुरुआती वेग इलेक्ट्रॉन का u हो, उसका त्वरण आपको A पता है, तो t समय में उसका वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया। v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी।
तो U के जगह पे वैल्यू रख सकते हैं, A के जगह पे E/m रख सकते हैं। तो इस तरह से उसका फाइनल वेलोसिटी भी हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये सारा चीज़ बेसिक चीज़ है, थोड़ा सा एक बार ही आपको जानने की आवश्यकता है, बिल्कुल घबराना नहीं है। तो अब हम यहाँ पे कर रहे हैं कि कोई मुक्त आवेश है, उसको अगर विद्युत क्षेत्र E में रखेंगे तो उस पर बल कितना लगेगा, QE लगेगा, और वह त्वरित कैसे हो जाएगा, तो ये बराबर F/m से QE/m त्वरण से वह त्वरित हो जाएगा। चूँकि यह फ्री है, इस पर कोई और प्रवाह नहीं है, तो इसका वेग क्या होगा, तो लगातार बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, जैसे जैसे समय बीतेगा इसका वेग लगातार क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो यह तो आपका केस हो गया किसका, फ्री इलेक्ट्रॉन का। अब बात आ जाते हैं कंडक्टर का, कि यही जब कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, और इसको अगर कोई बैटरी से आपने जोड़ दिया जिसका कि विभवांतर भी है, तो अब क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर भी विद्युत क्षेत्र E पैदा होगा। अब इसके अंदर अगर विद्युत क्षेत्र E पैदा होगा तो जैसे यहाँ आपका पास मुक्त आवेश था तो वह तो सीधा त्वरित हुआ, लगातार उसका वेलोसिटी क्या हो गया, बढ़ता चला गया। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि चालक है, चालक के अंदर आप पढ़े हैं कि कोई भी चालक है वह किससे बना है, परमाणुओं से मिलके बना है। मान लीजिए इस तरह से छोटा छोटा परमाणु सब एक दूसरे से लैटिस बना रहा है, जालक बना रहा है। तो काफ़ी इस पर भी चर्चा किए थे कि अब परमाणु है, इसके अंदर अगर एक परमाणु को आप लेते हैं क्या है, तो धनावेशित नाभिक है, और इसके चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है, वृत्तीय कक्षा में चक्कर काट रहा है। तो जो भी इलेक्ट्रॉन भीतरी कक्षा में है वह क्या है, तो नाभिक के धनावेश से बंधा हुआ है, वह आसानी से इससे बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस शेल का है, बाहर का इलेक्ट्रॉन है, तो चूंकि इसका दूरी नाभिक से अधिक है, यानी कि यह क्या है, वीकली बाउंडेड है नाभिक से, और यह आसानी से इससे निकल के इसमें जा सकता है, एक से दूसरा में यह क्या हो जाता है, ट्रैवल कर सकता है। तो वैसा इलेक्ट्रॉन जो चालक के अंदर क्या होता है, एक आयन से दूसरे में ट्रैवल कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और चालक पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, बहुत ज़्यादा होती है, जबकि कुचालक पदार्थ में आप लोग को बताए थे कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत कम होती है। तो इसी आधार पे अभी हम लोग अच्छा तरह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग लिखाएंगे हम बाद में, लेकिन यह वीडियो आप ध्यान से समझ लीजिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कि अगर कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था तो आसानी से वह आप इलेक्ट्रिक फील्ड E लगाए, उस पर बल लगा QE, और उसमें त्वरण हो गया QE/m, और उसका वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं V=U+80 से, वो उसका वेग क्या होगा, लगातार बढ़ते जाएगा, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं है। लेकिन जैसे ही हम लोग का बात आ जाता है, जो कि मेन हम लोग को अभी समझना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग में, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कि अगर कोई चालक है और इस पे आपने पोटेंशियल कोई बैटरी से जोड़ के, मान लीजिए इसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस या भी विभवांतर आरोपित किया, इसके कारण इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E जनरेट हुआ, जो कि आपका निकाल भी दिए थे कि V बराबर क्या होगा, तो अगर चालक की लंबाई L है तो V बराबर क्या होगा, E/L होगा। तो यह तो चर्चा कर ही लिए हैं। यहाँ पे हम लोग को देखना है कि अगर चालक के अंदर आपने विभवांतर भी लगाया और उसके अंदर विद्युत क्षेत्र E जनरेट हुआ है, तो अब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास, ध्यान से देखिए, तो यह मुक्त इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र E के कारण कितना बल लगेगा, तो Q/E बल लगेगा। और यह बल कैसे लगेगा, तो क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। तो
सोच सकते हैं कि चालक है, कोई भी कंडक्टर है तो बहुत सारे परमाणुओं से बना हुआ है। हर एक परमाणु अगर एक एक इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करेगा तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो गई, बहुत ज़्यादा हो गई। तो कोई एक इलेक्ट्रॉन पे हम लोग फोकस करते हैं, मान लीजिए कि यह इलेक्ट्रॉन है और इस पे बल लग रहा है कितना, तो माइनस ई इंटू ई बल, यानी कि ई आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, जो कि कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो अगर कोई कंडक्टर है उसके अंदर आप विद्युत क्षेत्र भी अप्लाइड कर रहे हैं, क्या हो गया उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई जनरेट हुआ और इसके कारण कोई इलेक्ट्रॉन पे कैसे बल लगेगा, तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में क्यू ई बल लगेगा। क्यू के जगह पे ई रखे तो कितना बल लग रहा है, ई बल लग रहा है। लेकिन यहाँ पे अब प्रॉब्लम क्या होगा यह आप समझिए कि जैसे मुक्त आवेश था तो वह फर्राटे से उसको कोई बाधा नहीं था, आसानी से वह क्या हो गया, तो त्वरित होना चालू हो गया, उसका वेलोसिटी बढ़ने लगा। लेकिन वही चीज़ जब आप कंडक्टर के अंदर चल रहे हैं तो कंडक्टर के अंदर तो पूरा स्पेस क्या है, बिल्कुल इस तरह से सारा उसमें एटम परमाणु क्या है, एक दूसरे से बिल्कुल एक दूसरे से पैक है। तो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसको ट्रैवल करने के लिए क्या फ्री स्पेस अवेलेबल है, तो इसके अंदर फ्री स्पेस बहुत कम है। मैक्सिमम भाग क्या है, तो उसके नाभिक लैटिस से भरा हुआ है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन पे आपने बल लगाया, विद्युत क्षेत्र ई इस पे बल लगाया, इलेक्ट्रॉन क्या होगा, त्वरित होना शुरू होगा। और जैसे ही त्वरित होना शुरू होगा, यानी कि जैसे ही यह एक्सेलरेट करेगा, बहुत थोड़ा समय के लिए ही एक्सेलरेट करेगा कि टक्कर हो जाएगा। किससे, तो नाभिक से टक्कर हो जाएगा, चालक से टक्कर हो जाएगा, कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन से टक्कर हो जाएगा और वापस से फिर यह रुक जाएगा। रुकने के बाद फिर इस बल के कारण, चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगातार इस पर एक दिशा में बल लगा रहा, फिर से त्वरित होना शुरू करेगा, फिर टक्कर होगा, फिर रुक जाएगा। तो जैसे फ्री चार्ज आपका आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहा था, चालक के अंदर वह सिचुएशन नहीं है। चालक के अंदर क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र बल लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्वरित हो रहा है। और कैसे त्वरित हो रहा है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। लेकिन क्या हो रहा है, तो थोड़ा समय के लिए ही, वह बहुत सूक्ष्म समय के लिए ही त्वरित हो रहा है और उसके बाद क्या हो रहा है, उसका टक्कर हो जा रहा है, वो अपना एनर्जी खो देता है, फिर से शुरुआत करता है, फिर से टकरा जाता है, फिर शुरुआत करता है, फिर से टकरा जाता है। तो कंडक्टर के एक छोर से दूसरे छोर तक इलेक्ट्रॉन को पहुंचने में क्या होता है, तो वह बिल्कुल जैसे मुक्त आवेश है फ्रीली एक्सेलरेट हो रहा था, उस तरह से वह एक्सेलरेट नहीं हो पाता है। और एक्चुअल में क्या होता है, तो बहुत सूक्ष्म समय अंतराल के लिए वह त्वरित होता है, जिसको कि कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, या जिसको कि कहेंगे हिंदी में श्रांति काल। और बहुत सूक्ष्म समय के लिए वह त्वरित होकर फिर से टक्कर हो जाता है, फिर से वह त्वरित होना शुरू होता है, फिर से टक्कर हो जाता है और एक एवरेज वेलोसिटी को प्राप्त कर लेता है। समझिएगा, सारा मेरा मकसद समझाने का यही है कि आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझ सके, जो कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे चल रहा है। तो क्या हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फ्री इलेक्ट्रॉन पे बल लगाया, त्वरित हुआ, बहुत थोड़ा समय के लिए त्वरित हुआ, जिसको क्या कहेंगे, रिलैक्सेशन टाइम कहेंगे, और वापस से फिर वह टकरा के अपना एनर्जी खो देगा। और लगातार इस तरह से जो बैटरी जो ऊर्जा सप्लाई कर रहा है उसको वह क्या करेगा, खोते जाएगा। और वह धीरे धीरे क्या होगा कि एक एवरेज वेलोसिटी को प्राप्त कर लेगा, यानी कि उसका वेलोसिटी त्वरित ना ही रह जाने पर क्या हो जाएगा, तो एक छोर से दूसरे छोर तक, चूँकि बार बार इसका क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का लैटिस से टक्कर हो जा रहा है, बार बार इसका एनर्जी लॉस हो जा रहा है, तो यह एक एवरेज वेलोसिटी को प्राप्त कर देगा, जिसको क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD कहते हैं, ड्रिफ्ट
वेलोसिटी, या हिंदी में इसको कहते हैं अनुगमन वेग। लिखा देंगे सब लोग को अच्छा से। मेन आज के क्लास में हमको समझाना था, चूँकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और चूँकि आपका पहला क्लास है एज ए इंट्रोडक्शन क्लास रखिए, तो इसमें क्या क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं इस पर थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेते हैं। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश कितने सिचुएशन में हम लोग प्रवाहित कर सकते हैं? तो अगर मुक्त आवेश Q है, विद्युत क्षेत्र E अप्लाई किए तो बल लग गया उस पर QE, और चूंकि इसके मार्ग में कोई रुकावट नहीं है तो इस पर त्वरण F बराबर m में से क्या हो गया? तो QE बटा m। इस त्वरण से वह क्या होगा? लगातार उसका वेलोसिटी इंक्रीज होते रहेगा, वह क्या होगा? त्वरित होगा। लेकिन चालक के अंदर अब क्या हो जा रहा है कि अगर कोई चालक है, कोई कंडक्टर है, और उस पर आप वोल्टेज भी अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, और वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या किया? तो उस मुक्त इलेक्ट्रॉन पे क्या लगाया? बल लगाया QE, जो कि विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या है? -E है, तो उस पर E बल लगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो किसी भी चीज़ पे बल लगाइएगा क्या होगा? वह त्वरित होगा। तो आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टर के अंदर का क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा। लेकिन वह फ्री इलेक्ट्रॉन की तरह उसका वेलोसिटी, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा था या मुक्त आवेश क्या हो रहा था? वेलोसिटी उसका निर्बाध रूप से बढ़ता जा रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा कि जैसे ही यह एक्सेलरेट शुरू होगा, बहुत थोड़ा सा समय, जिसको कि क्या कहते हैं? रिलैक्सेशन टाइम टॉबन, बहुत थोड़ा समय अंतराल के लिए ही यह त्वरित होगा, थोड़ा सा वेलोसिटी गेन करेगा कि वापस से यह क्या हो जाएगा? तो चालक के अंदर आपको पता है कि स्पेस आपका बहुत कम है, लगातार यह क्या होगा? टकराते रहेगा। तो एक्सेलरेट होगा, लैटिस से टकरा जाएगा, पूरा एनर्जी लैटिस को दे देगा। और यही रीज़न है कि जैसे कोई तार वगैरह में आप बैटरी से जोड़ते हैं तो वह क्या होता है? गर्म होने लगता है। तो गर्म होने का रीज़न भी यहीं पे है कि वह एक्चुअल में क्या हो रहा है? तो इलेक्ट्रॉन आपका एक्सेलरेट हो रहा है, फिर लैटिस से टकरा रहा है, और अपना एनर्जी जो बैटरी से उसको मिला था वह सारा वह लैटिस को दे रहा है, जिसके कारण तार आपका क्या होने लगता है? गर्म होने लगता है। और कुल मिला के यह क्या होता है? तो उसी तरह से एक्सेलरेट होता है, टकराता है, रुक जाता है, फिर एक्सेलरेट होता है, और एक औसत वेग VD को प्राप्त कर लेता है। और यही औसत वेग आपका क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, या इसको क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। तो मेरे ख्याल से हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी आप लोग को अच्छा से क्लियर किया है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा और चर्चा करेंगे कि इसके ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो गेन करता है, उसके अलावा भी अगर कोई भी वोल्टेज नहीं अप्लाई किया है, मान लीजिए कि या कोई आपके पास कंडक्टर है और अभी इसको कोई बैटरी से नहीं जोड़े हैं, इस पर कोई हम विभवांतर आरोपित नहीं किए हैं, तब भी इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या रेस्ट में रहेगा? तो वह रेस्ट में नहीं रहता है, यानी कि रूम टेम्परेचर पे भी आपका मुक्त इलेक्ट्रॉन वह लगातार गति करते रहता है। थोड़ा सा इस चीज़ को भी हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, और लिखने का चिंता आप लोग नहीं कीजिएगा, इकट्ठा हम सब लिखवा देंगे। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोग को समझना है कि कोई चालक है, और अगर इसके अंदर अभी हमने कोई भी आपका विभवांतर आरोपित नहीं किया है, कोई इसको बैटरी से नहीं जोड़े हैं, तब भी इसके अंदर का इलेक्ट्रॉन क्या होता है? तो वह रेस्ट में नहीं रहता है, लगातार इस तरह से देखिएगा कि वह
गति करते रहता है। और यह जो रैंडम इसका गति है यह किसके कारण होता है, तो रूम टेम्परेचर पे भी क्या होता है, तो थोड़ा न थोड़ा थर्मल एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलते रहता है, जिसके कारण वह क्या होता है, तो लगातार गति की अवस्था में होता है। तो यहाँ पे अब आप एक क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आप कहे कि आवेश अगर गति की अवस्था में हो तो उसको क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो यहाँ पे तो क्लियर है कि अगर कोई हम इसको बैटरी से नहीं भी जोड़े हैं, कोई भी विभवांतर हम यहाँ पे आरोपित नहीं किए हैं, ठीक है, तो अगर विभवांतर आरोपित किए तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ इलेक्ट्रॉन पे बल लगाया हुआ त्वरित हुआ। लेकिन मान लो कि कोई बैटरी से नहीं जोड़े हैं तब भी इसका इलेक्ट्रॉन कहाँ रेस्ट में है, वह तो लगातार गति कर ही रहा है। तो यह जो गति कर रहा है मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे आवेश है ही, मतलब क्या हो गया कि आवेश गति कर रहा है, मतलब बिना बैटरी के भी तो चालक से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। आप एक वैलिड क्वेश्चन कह सकते हैं कि अगर बिना बैटरी को जोड़े हुए भी इलेक्ट्रॉन अगर मोशन में है और अच्छा खासा गति रहता है, काफ़ी अधिक गति से वह गति करते रहता है, तो इसका तो मतलब है कि इलेक्ट्रॉन गति में है तो बिना बैटरी का ही उसमें करंट प्रवाहित हो रहा है। तब तो हमको बैटरी का आवश्यकता ही नहीं है, जनरेटर की आवश्यकता नहीं है, करंट तो ऐसे ही चालक से प्रवाहित हो रहा है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा हम लोग को समझना होगा। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर हर एक चालक, पहले ही कहें कि चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी अधिक उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और हर एक इलेक्ट्रॉन क्या है, तो रैंडम मोशन में जा रहा है। हर इलेक्ट्रॉन का मोशन बिल्कुल कैसे है, रैंडमाइज है। इसको इस तरह से समझिएगा जैसे कोई अंधेरा कमरा रहे, बिल्कुल डार्क कमरा रहे, ठीक है, और उसमें एक छोटा सा खिड़की में सुराख हो जिससे कि सूरज की रोशनी अंदर आती हो। तो उस रोशनी में आप लोग देखिएगा कि धूल का कण आपको दिखाई देगा, और सब बिल्कुल इस तरह से रैंडम मोशन में गति में रहता है। बिल्कुल सबका मोशन तीतर बीतर रहता है एकदम, मतलब कोई इस डायरेक्शन में जा रहा है, कोई इस डायरेक्शन में, कोई उस डायरेक्शन में। तो थोड़ा सा आप लोग को अगर मौका मिले तो कमरा में अंधेरा करके और एक सुराख से लाइट आने दीजिएगा और उसको थोड़ा सा एब्जॉर्ब कीजिएगा। तो बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है कि अगर कोई आपका इस तरह से आपको एक चालक ले लीजिए, कंडक्टर ले लीजिए, और उसका एक क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग लेते हैं। जैसे मान लो यह आपका चालक है तो इसका कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लीजिए, ठीक है। अब इस क्रॉस सेक्शनल एरिया के आर पार कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जैसे विद्युत धारा आवेश के प्रवाह की दर है, तो हम कैसे मानेंगे कि आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो हम कहेंगे कि इस कंडक्टर का एक अनुप्रस्थ काट ले रहे हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले रहे हैं, और इससे हम देखेंगे कि कितना इलेक्ट्रॉन इसके आर पार जा रहा। मान लीजिए कि टी समय में और एन इलेक्ट्रॉन पार कर गया, मतलब कितना आवेश पार कर गया, एन ही आवेश पार कर गया। तो आप विद्युत धारा आई बराबर क्या लिख सकते हैं, Q बटा टी, यानी कि एन ई बटा टी कह सकते हैं। तो अगर बिना वोल्टेज अप्लाई किए हुए भी इलेक्ट्रॉन क्या है, मोशन में है, गति में है, लेकिन नेट फ्लो आपका इधर से इधर, यानी कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया के एक तरफ से दूसरी तरफ कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यह अगर आप निकालिएगा तो वह क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। रीज़न क्या है कि कोई जितना इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर से इधर भी आ रहा है, कोई इधर जा रहा है तो कोई इधर भी जा रहा है, यानी कि इतना ज़्यादा रैंडमाइज गति है इलेक्ट्रॉन का, इतना ज़्यादा रैंडम मोशन है कि जब तक आपने विद्युत क्षेत्र नहीं लगाया है या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं लगाया है तो भले ही इलेक्ट्रॉन क्या है, गति में है, काफ़ी तीव्र गति से वह एक तरफ से दूसरी तरफ मोशन कर रहा है, लेकिन अगर
अगर कहेंगे कि कोई एक क्रॉस सेक्शनल एरिया के आर पार नेट कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो वह क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो अच्छी तरह से समझ लीजिए कि थर्मल मोशन के कारण भी, तापीय ऊर्जा के कारण भी इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कंडक्टर के अंदर गति में तो रहता है, लेकिन जब तक आप उस पर कोई बाह्य विद्युत वाहक बल आरोपित नहीं करते हैं या बाह्य इलेक्ट्रिक फील्ड आरोपित नहीं करते हैं, तब तक इलेक्ट्रॉन का किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से नेट फ्लो शून्य होता है। क्यों शून्य होता है, तो जितना इलेक्ट्रॉन, चूंकि सबका गति क्या है, तो बिल्कुल रैंडम मोशन में है, इस तरह से रैंडम मोशन में। तो किसी भी डायरेक्शन में आप लीजिएगा, मान लीजिए इस डायरेक्शन में, तो जितना इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में इधर से इधर गया, उतना ही इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट भी गया। अगर इस डायरेक्शन में कहिएगा तो जितना इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर भी जा रहा। तो सबका एवरेज या नेट आपका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। नेट इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और यही रीज़न है कि जब तक आप बैटरी नहीं लगाते हैं या कोई विद्युत वाहक बल आरोपित नहीं करते हैं, तब तक करंट आपका चालू नहीं होता है, विद्युत धारा प्रवाहित होना शुरू नहीं होता है। तो आज का क्लास थोड़ा सा हम बेसिक आप लोग का रखे कि पुराना जो टर्म वगैरह था, इलेक्ट्रिक फील्ड का हो, कूलम्ब लॉ का हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो, थोड़ा सा हम रिवीजन करवाने का कोशिश किए हैं। विद्युत धारा शुरू से ही कर रहे हैं कि आवेश के प्रवाह की दर को कहते हैं, यानी चार्ज इन मोशन को कहते हैं। फिर इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवाहित हो रहा है वह भी थोड़ा सा देख लिए। थोड़ा सा हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अनुगमन वेग की भी चर्चा कर लिए। अब क्या होगा अगर इलेक्ट्रोलाइट है, मान लो कि NaCl का सॉल्यूशन है, तो क्या हो जाएगा, तो सारा एक धनायन हो गया, एक आपका क्या हो गया, ऋणायन हो गया, यानी एक पे धनावेश है, दूसरे पे ऋणावेश है। अब इसमें अगर आप विभवांतर आरोपित कर देते हैं बैटरी से, इस तरह से टर्मिनल लगा के जोड़ देते हैं, अब क्या होगा, तो इसके अंदर मान लो विद्युत क्षेत्र E पैदा हो गया। विद्युत क्षेत्र E क्या करेगा, तो धनावेश को क्या करेगा, क्षेत्र की दिशा में, यानी कि Na पॉजिटिव है, इसको किधर, क्षेत्र की दिशा में बल लगाएगा, और जो निगेटिव है उस पर क्या करेगा, क्षेत्र के विपरीत दिशा में बल लगाएगा। तो धनावेश आपका विद्युत क्षेत्र की ओर त्वरित होने लगेगा, ऋणावेश क्षेत्र के विपरीत दिशा में त्वरित होने लगेगा, अर्थात आवेश क्या हो जाएगा, मोशन में आ जाएगा, और आप कह सकते हैं कि उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगे। लेकिन इसका केस और कंडक्टर का केस और मुक्त आवेश का केस तीनों क्या है, बिल्कुल अलग अलग है। उसी तरह से सेमीकंडक्टर में लगाएंगे तो वह थोड़ा और अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो कुल मिला के विद्युत धारा बहुत सिंपल होगा, केवल टर्म वगैरह जो बेसिक चीज़ है कैसे फ्लो कर रहा है आज थोड़ा सा हम चर्चा किए हैं। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सारा चीज़ हम सिस्टमैटिक ढंग से नोट करवा देंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा आपको अंदर इंसाइट आया होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, विद्युत धारा का, और इन्हीं सारी चीज़ों को हम बिल्कुल पॉइंट बाय पॉइंट भी आपका नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। तो आज का इंट्रोडक्शन क्लास था, यहाँ तक ही रहने देते हैं। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखना है कि विद्युत धारा का अगर दिशा कहे तो याद रखिएगा कि धन आवेश के प्रवाह की दिशा, यानी कि पारंपरिक रूप से बिल्कुल कन्वेंशनल रूप से ऐसा मानता है कि धन आवेश जिस दिशा में प्रवाहित होगा वही विद्युत धारा की दिशा होगी। तो जनरली कंडक्टर की अगर चर्चा करें तो कंडक्टर में आपको पता है कि धन आवेश तो नाभिक से बंधा हुआ है, तो वह तो मूव करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। एक्चुअल में कौन मूव करता है चालक के अंदर, फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहा है, तो अगर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो
अगर कोई ऋणात्मक आवेश मूव कर रहा है तो विद्युत धारा की दिशा क्या लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में, यानी कि धन आवेश का दिशा आपका क्या हो गया, विद्युत धारा की दिशा, या आप कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर जिस दिशा में गति कर रहा है उसका विपरीत दिशा क्या होगा, विद्युत धारा की दिशा होगा। तो इस पर भी काफ़ी चर्चा हम लोग करेंगे। अगला चीज़ याद रखिएगा कि विद्युत धारा एक अदिश राशि है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो आप यहाँ पे भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन भी है कि विद्युत धारा के पास परिमाण भी है और दिशा भी है, फिर भी यह क्या है, अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि यह सदिशों के योग के त्रिभुज नियम का पालन नहीं करती है, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का पालन नहीं करती है। वेक्टर में काफ़ी चर्चा किए हैं और यही रीज़न है कि विद्युत धारा क्या है, एक अदिश राशि है। तो इस पे भी चर्चा होगा। तो आज का क्लास केवल इंट्रोडक्शन के लिए रखे हैं, थोड़ा आपको इंसाइट देने का कोशिश किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सारा चीज़ आपका बिल्कुल प्रॉपर वे में लिखा देंगे और बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्लियर कर लेंगे, बहुत आसानी से एग्ज़ाम में भी आप लोग लिख पाइएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहने देते हैं, धन्यवाद।